नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहन में। आज चर्चा का विषय रहेगा आर्द्रा नक्षत्र। राहु का नक्षत्र है ये। राहु के तीनों नक्षत्र अपने आप में अलग अलग परिभाषा देते हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। आर्द्रा नक्षत्र हमारा 6th नक्षत्र है। इसके विषय में हम ये चर्चा करेंगे कि इसका जो स्टार्टिंग है ये होता है मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 मिनट तक। जिस तरह से अभी हम मंगल की बात कर रहे थे, मृगशिरा, जो मंगल है वो 2 राशियों में आता है। इस तरह से जो आर्द्रा नक्षत्र है राहु, वो केवल और केवल एक ही राशि में इसके पूरे चरण आते हैं। आर्द्रा अर्थात नमी। जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर हमें किसी भी नक्षत्र के ऊपर पकड़ हासिल करनी है तो हमें उसका जो प्रतीक चिन्ह है, उसके गोत्र हैं, ये सब कुछ बहुत बारीकी के साथ मालूम होना चाहिए, या इनसे रिलेटेड कोई भी कहानी, कथा विच हेल्प्स इन डिलिनिएटिंग द नक्षत्र, कि किस तरह से हम नक्षत्रों के माध्यम से बड़ी बारीकी के साथ हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं। आर्द्रा का स्वामी, जैसे मैंने बताया, राहु है और इसके जो देवता है वह है रुद्र। देवता ऑफ एवरी नक्षत्र प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राशि अलग कुछ बोलती है, जो नक्षत्र है उसका लॉर्ड अलग बोलता है, और जो उनके देवता हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, वो अलग परिभाषा देते हैं। जब हम सबको कंजॉइन करते हैं तो हम इनका पूरा ब्यौरा, विवरण जान पाते हैं कि नक्षत्र एग्जैक्टली है क्या। रुद्र तो 11 है, हनुमान जी भी एक रुद्र हैं, परंतु जहां इस रुद्र की बात की जाती है, आर्द्रा नक्षत्र के देवता की, वह रुद्र शंकर का वह रूप है जो टर्मोइल क्रिएट करते हैं, अर्थात लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये पूर्ण रूपेण नाड़ी तंत्र के देवता कहे गए हैं रुद्र। और तारा संख्या, इसकी तारा संख्या 1 है। अब इसका जो चिन्ह है वह है टीयर ड्रॉप्स, यानी कि आंसू। अब आंसू किस लिए आए, किसके कारण आए, जब आप इसको जानेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि 1 से लेकर 12 हाउसेस में जहां पर भी आर्द्रा नक्षत्र आता है वह क्या कहता है, इस विषय में मैं आज आपको बहुत बारीकी के साथ बताऊंगी। इसका, जैसे मैंने बोला, जो चिन्ह है वह है ईयर ड्रॉप्स। कई जगह इसको मनुष्य का सर भी बोला गया है या डायमंड भी कहा गया है। जाति इसकी कसाई की है, यानी कि बूचर। अर्थात आर्द्रा नक्षत्र वाले थोड़े से हार्ड हार्टेड होते हैं, और यूं कहें तो समटाइम्स वो कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, और इनके अंदर जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो बहुत जबरदस्त होती है आर्द्रा नक्षत्र में। अब उस डिस्ट्रक्शन को हम हमेशा नेगेटिव नहीं लेंगे। आप देखिएगा कि किस तरह से आर्द्रा नक्षत्र के लोग सिला दर सिला बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर भी चढ़ते हैं, क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है, और राहु तो कलयुग का राजा कहा गया है। अब यही नक्षत्र के लोग अध्यात्म में भी बहुत अधिक रुचि देते हैं, परंतु हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी होती है बिकॉज ऑफ राहु। अब कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी क्या हमेशा रहती है, या कौन सा प्लैनेट आर्द्रा में आता है तो कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी रहती है, इट माइट बी डिफरेंस। इन जनरल हम लोग चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, लगन कौन से नक्षत्र में है, और साथ साथ सूर्य कौन से नक्षत्र में है, इससे हम देखते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। परंतु जब हम दशा अंतरदशा के लॉर्ड्स को भी देखते हैं कि वह किस नक्षत्र में आ रहा है, तो हमारी प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ये आर्द्रा नक्षत्र के लोग जिनका चंद्रमा आर्द्रा में है, या आप यूं कहें कि लगन आर्द्रा में है, ये सोसाइटी में मिंगल अप बहुत धीरे होते हैं। यूं कहें कि ये इंट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं, अपने अंदर कुछ ना कुछ इनका द्वंद्व चल रहा होता है, किस तरह से जीतना है, अपने एम को किस तरह से पाना है, ये हमेशा इनके अंदर चलता रहता है। फ्री विल की बात, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, 10th लॉर्ड के साथ होती है। और आर्द्रा नक्षत्र जो हमारा जेमिनी साइन में आता है, वो हमारा फ्री विल यानी कि 10th हाउस के साथ षडाष्टक बनाता है। तो इसकी भी इंपॉर्टेंस आर्द्रा के साथ हो जाती है कि किस तरह से अपनी जो आय के साधन को अपनाने के लिए इन्हें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है।
कि कैसे ये बहुत सारी उलझनों के साथ या किसी भी चीज को एक्सेप्टेंस करने में जो इनके अंदर थोड़ी सी रुकावट आती है, इस कारण से ये अनडाउटेडली अपनी फील्ड में जो अभी बताऊंगी कि आर्द्रा नक्षत्र के लोग किस फील्ड का चयन करें तो उनके लिए अच्छा है, उसमें थोड़ा सा डिले होकर बहुत ऊपर लेवल तक, हाई लेवल तक ये राइज करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के जो जातक हैं, अगर उनकी कुछ क्वालिटीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले बोलूंगी कि इनके अंदर एक तरह का टर्बुलेंस होता है, टर्मोइल चलता रहता है, द्वंद्व चलता चला जाता है, थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं कि जो भी कार्य अगर मैंने किया है तो तुरंत उसका रिजल्ट आ जाए। मीन्स रिजल्ट की वेट करना इनके लिए कंपैरेटिवली और जो भी नक्षत्र हैं उनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी भी रिजल्ट की जो कि हाँ इसका रिजल्ट क्या होगा अगर ये मैंने कार्य किया, अगर ये मैंने कर्म किया। तो इसके लिए मैंने पहले भी बोला है कि जो भी राहु के साथ या राहु की दशा चलती है तो उस समय भगवान कृष्ण की भागवत गीता का तो हमें जरूर पाठ करना चाहिए, ताकि इनकी जो इम्पेशेंस है ना कि कर्म करने के बाद ये फल की इच्छा बहुत जल्दी रखना शुरू कर देते हैं या इम्पेशेंटली वेट करते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है, फल इनको अच्छा मिलता है। अब इनोवेटिव आइडियाज इनके पास बहुत होते हैं। जैसे हम सब भी अक्सर ये कहानी सुन चुके हैं अबाउट स्वर भानु कि हाउ इनोवेटिव ही इज, कि राक्षसों की पंक्ति में बैठा हुआ वह देवताओं की पंक्ति में चले गए थे और उन्होंने अमृत पान कर लिया था। ठीक है, उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था और चंद्रमा और सूर्य ने उनकी शिकायत लगाई थी, जिसके कारण वे वहां पर ग्रहण योग बनाते हैं, परंतु आइडियाज इनके पास बड़े इनोवेटिव होते हैं। अब उन्हें कैसे अप्लाई करना है वो इनका अगर बहुत अच्छा मेंटर है, कोई गुरु है तो बहुत अच्छे से वह इन्हें मार्गदर्शक कर सकता है। फैसिनेटेड बहुत होते हैं और हमेशा इनकी ये चाह रहती है कि जिस भी सोसाइटी में ये हैं वहां पर ये अट्रैक्शन ऑफ सोर्स बने रहे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनकी बर्दाश्त से बाहर होती हैं, जिन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। या ये कहें कि कभी कभी इनके अंदर जो पोटेंशियल होता है उसको दिखाने की इनके अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। अंडरस्टैंडिंग पावर इनमें बहुत जबरदस्त होती है। हम आर्द्रा नक्षत्र को हमेशा इनकार्नेशन के साथ जरूर जोड़ते हैं। अब जैसे मैंने थंडर स्टॉर्म बोला, तो अगर मैं यहाँ बोलूं तो अगर 10th हाउस का इसके साथ रिलेशन है आर्द्रा नक्षत्र का, तो मेरे पास कुछ कुंडली भी है जो मैंने देखी थी, तो वह व्यक्ति जो मौसम विभाग होता है ना उसमें वो जैसे मीटेरोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं, वहां पर वो काम करते हैं। स्पेसिफिकली उनका 10th हाउस में चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र के 3rd चरण में था। आर्द्रा नक्षत्र की बखूबियों के साथ एक बात कहना चाहूंगी कि यह लोग जिनका आर्द्रा नक्षत्र, चंद्रमा जिनके आर्द्रा नक्षत्र में है या असेंडेंट है खास तौर पर, ये यूजुअली हर्ट वहीं से ही होते हैं, उन रिलेशन से होते हैं जिनके साथ ये बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता जोड़ते हैं, या जहां ये एक परफेक्शनिज्म चाहते हैं, चाहे वो अपनी नॉर्मल लाइफ हो, बच्चों के साथ हो, लव लाइफ हो या इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, वहां पर इनको कहीं ना कहीं से चोट अवश्य जिंदगी में पहुंचती है। अब आर्द्रा नक्षत्र के जो लोग हैं, जैसे मैंने बोला कि इनकी एक्सपेक्टेशन इनके पार्टनर से बहुत ज्यादा होती है, ये सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं हमेशा सोसाइटी के अंदर। ये बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं टुवर्ड्स व्हाटएवर द जॉब दे हैव डिसाइडेड। और हाँ, इनकी एक खासियत है, जैसे इनके अंदर मंथन चलता रहता है, तूफान चलता रहता है, तो अगर ये व्यक्ति अपना एक जिंदगी में एम बना लेते हैं, उसको पाने के लिए ये पूर्ण रूपेण श्रद्धा से जुट जाते हैं और उसे पाते भी हैं। उसके लिए जैसे पहले भी बोला कि इम्पेशेंट होते हैं, अगर ये इम्पेशेंस छोड़ दें और टोटली सरेंडर हो जाएं, तो जो भी अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ का एम, वो जरूर प्राप्त कर लेते हैं। मूडी होते भाई, इम्पेशेंटली हुआ, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो छोड़ दिया, तो ये भटकाव जो है ये राहु देता है। परंतु राहु जो है अगर एक बारी ठान लेता है तो वो करके रहता है। इसलिए इनका सबसे पहला नियम जातकों का यही होना चाहिए, पेशेंस। अगर है तो ये
बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, डिप्लोमेट होते हैं इन द नेचर। अगर इन्होंने अपना काम किसी से निकलवाना है तो इन्हें पता है साम दाम दंड और भेद, ये चारों जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल बड़ी आसानी से और बाखूबी के साथ कर सकते हैं। समटाइम्स आई एम आस्किंग अबाउट एज पर द देश काल एंड पात्र। और अगर आर्द्रा के ऊपर अन्य प्लैनेट्स का पीएसी यानी कि दूसरे जो प्लैनेट्स हैं 6, 8, 12 के हैं उनका अच्छा एस्पेक्ट नहीं आ रहा तो यह अपनी मंजिल को पाने के लिए दूसरों को चीट भी कर सकते हैं। अगर ये राहु या राहु के इस नक्षत्र में जो भी प्लैनेट है वो एफ्लिक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा राहु के प्लैनेट में राहु से एस्पेक्टेड है, मीन्स राहु केतु की जो एक्सिस है उसमें चंद्रमा आ गया, अगर 10th हाउस में आ गया along with the केतु in the 10th house आर्द्रा नक्षत्र aspected by राहु, तो यह अपने प्रोफेशन में या अपने किसी भी कर्म में लोगों को चीट करने की नियति रखते हैं, क्योंकि इनका एक ही मोटिव होता है विन द गेम। अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, यानी कि एक साथ बहुत सारे कार्य करने की शक्ति और सामर्थ्य अपने अंदर रखते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करना चाहिए, दे शुड हैव गॉट अ बैलेंस माइंड। और फिर कहूंगी कि आर्द्रा नक्षत्र के लोगों के लिए एक मेंटर का होना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके साथ साथ कुंडली में ये देखा जाता है कि जो मरकरी है यानी कि बुध की परिस्थिति कैसी है। अगर बुध बहुत अच्छा सा सुव्यवस्थित है, कंबस्ट नहीं है, रेट्रो नहीं है और एक अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है, D9 और D10 में भी उसकी परिस्थिति बहुत अच्छी है, तो यह जातक अपने गोल्स को काफी हद तक अचीव करने में सक्षम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो टीयर ड्रॉप्स है इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। ये जो आंसू हैं इसका जो प्रतीक चिन्ह, जैसे अभी हमने पहले बताया था कि रुद्र इसके देवता हैं और रुद्र का कारक विनाश, इसलिए कभी हम लोग शिव जी का अभिषेक नहीं करते, रुद्राभिषेक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में किसी भी तरह के टर्मोइल्स आते हैं, चाहे माइंड से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, या जॉब्स किसी भी तरीके से हैं, तब बोला जाता है रुद्राभिषेक करो, यानी कि जो भी तुम्हारे अंदर टर्मोइल्स चल रहे हैं उन्हें शांत करने के लिए रुद्र का अभिषेक कराया जाता है। जलाभिषेक है, दुग्ध अभिषेक है एंड ऑल। सो आर्द्रा नक्षत्र के लिए ये रिचुअल तो बहुत अच्छा है, परंतु अगर इसको फिर दूसरी तरह से जानना है, जो टीयर ड्रॉप्स हैं, तो ये आंसू कैसे हैं? क्या प्यार के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं? नहीं, ये आंसू ऐसे हैं जो कि डर के आंसू हैं, भय के आंसू हैं, या हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत किया गया जिसके कारण पछतावा हुआ, वह आंसू जो प्रतीक चिन्ह है वह आर्द्रा नक्षत्र का है। अब इसके ऊपर एक कथा है, जैसे ब्रह्मा जी हैं वो सृजनकर्ता कहे गए हैं, तो उन्होंने इस सृष्टि की बहुत ही खूबसूरत जो सृजन उन्होंने किया, रोहिणी का किया, और वह आर्द्रा नक्षत्र में किया। और जैसे ही किया तो वो उसी के ऊपर ही मंत्रमुग्ध हो गए। इतनी खूबसूरत थी कि उनके अंदर ये ऐसा मन में चलने लगा कि मैं इसी कृति से बाकी अन्य कृतियों की भी उत्पत्ति करूंगा। और जैसा ये आभास रोहिणी को हुआ तो वह डर के मारे जंगल की तरफ भागी और उसने हिरणी का जो रूप था वह धारण कर लिया, और ब्रह्मा जी ने भी उसके बाद हिरणी का रूप धारण करके उसके पीछा करना आरंभ कर दिया। तभी रोहिणी ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की और उसी आराधना के पश्चात भोलेनाथ आए, और उन्होंने जब ऐसा देखा तब उन्होंने रुद्र रूप धारण करके तीर चलाया और जो हिरण था उसका सर धड़ से अलग कर दिया, और तब वे आंसू बहे। अर्थात ये जो आंसू बहेंगे ना आर्द्रा नक्षत्र के लोगों की, वो जिस भी हाउसेस में, तो उन्हीं के द्वारा किए गए कृत हैं। तो बेटर है कि वो पहले ही सोच समझकर कोई ना कोई ऐसे कार्य जो उन्हें लगता है गलत करने जा रहे हैं, जिसके बाद में पछतावा होगा, तो वह उसे रोक लें। जैसे बताया कि इसका प्रतीक चिन्ह टीयर है, उसके बाद ह्यूमन हेड यानी कि खोपड़ी भी है, कई लोग डायमंड्स भी बोलते हैं और कई इसे सीप भी बोलते हैं कि सीपी जो होती है सीप, उसको भी, वो भी उसका आकार थोड़ा सा आंसू की तरह ही होता है, वह इसका प्रतीक चिन्ह कहा गया है। चरणों के बारे में कि इसका पहला, दूसरा और तीसरा
चौथा चरण वह कैसा होता है, किसमें से कितनी डिग्री पर होता है और उसके लॉर्ड कौन होते हैं, उनके बारे में मैं अपनी दूसरी वीडियो में चर्चा करूंगी। परंतु इसके ऊपर अब मैं अभी एम्फसाइज करती हूँ कि जैसे हमने लिया टीयर ड्रॉप्स, रुद्र, अगर आप देखें कि किसी भी व्यक्ति का आर्द्रा नक्षत्र पहले हाउस में पड़ता है, आर्द्रा नक्षत्र के पहले हाउस में पड़ता है, असेंडेंट में पड़ता है, वेरीज फ्रॉम कि वहां पर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो प्लैनेट का सिग्निफिकेटर अलग होगा। अब हमारा अगर फर्स्ट हाउस में है तो व्यक्ति हमेशा किसी न किसी कश्मकश में ही रहता है, अपने विचारों में उलझा रहता है, जिसके कारण वह आंसू बहुत बहाता होगा। इसी तरह से आप देखिए कि अगर किसी का सेकंड हाउस में आर्द्रा नक्षत्र आता है, मान लेते हैं कि सेकंड हाउस है और शुक्र वहां पे बैठा है, आर्द्रा नक्षत्र है, मतलब 6:40 से लेकर 20 डिग्री तक कहीं पर भी, अपार्ट फ्रॉम वो कौन से पद में है, तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति की जब भी आर्द्रा नक्षत्र की अर्थात जो शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में है उसकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आएगी, तो अगर उसकी एज जो मनी से रिलेटेड है, अर्निंग होगी, तो उसके कारण उसे कभी रुआंसा आएगा, या फैमिली के कारण बॉन्डिंग में उसको थोड़े ना थोड़े इश्यूज आएंगे जब उसकी ये दशा अंतर दशा चलेगी। या सेकंड हाउस से रिलेटेड हम ये कह सकते हैं, अगर ये शुक्र अफ्लिक्टेड है किसी अन्य प्लैनेट से जो भी 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो हो सकता है उसकी जब आई साइट जो है या आइज का नंबर बढ़ता है तब उसकी वो शुक्र की अंतर प्रत्यंतर दशा आ रही हो। तो इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से जब आर्द्रा नक्षत्र का समय आ रहा होगा तो व्यक्ति को उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसके कारण वे मंथन करेगा और आंसू बहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12th हाउस है, 12th हाउस में अगर किसी का आर्द्रा नक्षत्र है तो आप बेझिझक होकर पूछें कि कभी भी जब वो हॉस्पिटल जाता है किसी को देखने के लिए, बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन जब वो जाएगा तो उसके आंसू जरूर गिरेंगे, चाहे वो उसका क्लोज रिलेटिव फ्रेंड होगा या उसके घर का मेंबर होगा या थोड़ा सा ही कम करीबी भी होगा, लेकिन उसके आंसू जरूर बहेंगे जब भी वो हॉस्पिटल में किसी को देखने जाता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है वो मंथन आरंभ हो जाता है। अब आर्द्रा नक्षत्र जैसे बोला ट्रांसफॉर्मेशन है, 7th हाउस देखते हैं जो कि पार्टनरशिप का हाउस होता है, तो वहां पर हस्बैंड या हस्बैंड वाइफ से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करता है और या खुद अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, कुछ ऐसा कृत करता है, तो शादी के उपरांत व्यक्ति आंसू जरूर बहाता है। तो आंसू क्यों बहे? अगर उसको मालूम है कि सामने वाला इतना कंपैटिबल नहीं है, कंपैटिबिलिटी में कमी है या ये इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, तो पहले उसे सोचे आके और फिर अगर मंथन करे तो शायद ये आंसू नहीं बहेंगे। तो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि हाउ इम्पोर्टेंट the mentor in one's life. One another important thing is कि जब भी सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है उस समय जो माँ कामाख्या है शक्तिपीठ, उनके जो दर्शन है वो 3 दिन के लिए बंद किए जाते हैं। कहा जाता है कि उस समय हमारी जो पृथ्वी है वो रजस्वला में होती है, मीन्स उसको पीरियड्स होते हैं। आर्द्रा इज रिलेटेड टू दैट ऑफ अ नमी। सो हाउ इम्पोर्टेंट दिस नक्षत्र इज कि प्रकृति भी उसके साथ कैसे मिलती है। अभी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमने ये देखा था जब कोरोना आया था, तब उसकी शुरुआत ही तभी हुई थी जब जो राहु था आर्द्रा नक्षत्र में था। कई लोग बोलते हैं कि राहु के लिए मिथुन साइन उसकी उच्च की है, कई लोग उसकी उच्च की राशि को वृषभ भी बताते हैं, परंतु यह उसका विषय नहीं। इम्पोर्टेंट इसकी राहु स्वयं अपने ही आर्द्रा नक्षत्र में था, जो कि जिसके जो देवता है रुद्र है, टर्मोइल है, तो किस तरह से उसने इस पूरी सृष्टि में कोरोना फैलाकर कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया। फिर अब इसके गोत्र के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो वह है इसके ऋषि पुल्य। ऋषि पुल्य भी ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र में से एक संतान है। कई मानस पुत्र हुए हैं ब्रह्मा जी के, जैसे कि सनत कुमार ब्रह्मा जी, जिन्होंने की बिल्कुल भी संतति उत्पत्ति नहीं की थी। ऋषि पुल्य को इन्होंने बोला था कि आप संतति की उत्पत्ति करने के लिए बहुत सारे विवाह करें, उन्होंने विवाह भी किया। इन
अपार्ट फ्रॉम मनुष्य जाति, उन्होंने अलग अलग जातियों की उत्पत्ति की, जिसमें कि बिच्छू, सांप और अन्य प्रजाति के भी लोग आते हैं। तो इससे हमें क्या लगता है, वन पॉइंट विच इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर, कि जिसका आर्द्रा नक्षत्र है और उसका रिलेशन 6th हाउस के साथ आ रहा है या 6 लॉर्ड आर्द्रा नक्षत्र में आ रहा है, तो ऐसे लोग पेट लवर्स होते हैं। और अगर 11th हाउस के साथ अगर मैं इसका देखूं, तो जो 6 से 6th है, तो वो पेट लवर्स तो होंगे, परंतु उनके जो पेट्स होंगे वो थोड़े से अलग होंगे। बिकॉज आर्द्रा के लोग दे आर टोटली डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज वो अपने आप को कुछ अलग शो करना चाहते हैं। तो जिस भी हाउस में होते हैं आर्द्रा नक्षत्र, वहां के सिग्निफिकेटर्स कुछ वो ऐसा करते हैं कि बाकी से अलग हो और उनकी सोसाइटी में प्रशंसा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10th हाउस है, 10th हाउस में जुपिटर इज इन आर्द्रा नक्षत्र, तो जुपिटर की क्वालिटीज अलग हैं कि जुपिटर ज्ञान का कारक है, बुद्धि के साथ ज्ञान का विकास जो है वो बृहस्पति के द्वारा होता है, गुरु का कारक है, पुत्र का कारक है, मनी का कारक है। और यहाँ पर गुरु इन द 10th हाउस इन 3 नंबर मिथुन साइन में आर्द्रा नक्षत्र में, तो ऐसे जातक पहले तो बहुत ज्यादा सोचेंगे, विचारेंगे ये जॉब लूं या नहीं लूं, जॉब कुछ ऐसी करूं, कुछ हटकर हो, बॉस के साथ इनका कुछ ऐसा रिलेशन हुआ, कुछ हटकर हो। परंतु बात अगर फिर उसी साइन की आती है लाइक टीयर ड्रॉप्स, तो हो सकता है इनका बॉस इतना अच्छा हो, अपनी आप बीती वो उनको सुनाए, या यह स्वयं स्पेसिफिकली अगर इनकी बात करूं, तो ये बॉस के आगे हमेशा अपने आप को हल्का फील करेंगे, और या बॉस की किसी ना किसी ऑर्डर के कारण इनके आंसू जरूर बहेंगे। बिकॉज आंसू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनोवेटिवनेस, डिस्ट्रक्शंस, impatience, we all have to calculate, correlate all these factors in every house when Ardra Nakshatra is being poised over there. अब राहु का being the lord of an Ardra Nakshatra, अगर इसका मैं एक रिचुअल बताती हूँ, तो कहते हैं कि राहु डस्ट है, और अगर उड़ती हुई डस्ट है उसको बिठाना है, अगर बहुत सारा धूल मिट्टी है तो हम पानी का छिड़काव करते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे जातकों को गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए, या गंगा जल डालकर अगर ये स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा है। मैसी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर रहते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राहु खराब है और ये अपने एम को नहीं पा सकते, और ना ही जो ये सोचते हैं वहां तक अप टू मार्क पहुंच सकते हैं। तो बैडली इम्पैक्टेड होते हैं अगर ये अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखते हैं। दूसरी बात कि इनमें थोड़ा सा ईगो होता है, तो कहते हैं कि इम्पेशेंसनेस और ईगो का अगर हटाकर ये ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस होते हैं, या दूसरों की सेवा करते हैं, या जो भी ये चाहते हैं दूसरों को दें, तो उन्हें वो चीज कहते हैं अवश्य मिलती है। अब एजुकेशन की फील्ड में आते हैं, आई जस्ट टेक द 5th हाउस इन द लास्ट, कि पंचम भाव में अगर किसी का आर्द्रा नक्षत्र आता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या उस समय पड़ेगा, अगर उसकी जो दशा है 5th हाउस की दशा अगर आ रही है, और उस 5th हाउस का कोरिलेशन अगर 10th के साथ है, तो उसकी एजुकेशन के दौरान वो या तो इलेक्ट्रॉनिक जो स्टडीज है उनको चूज करेगा, कम्युनिकेशन, लॉ, कंप्यूटर। 10th हाउस में भी अगर है तो दे माइट बी गोइंग टू द लॉ फील्ड्स, या अकाउंट्स की फील्ड्स, सीए की फील्ड्स, रिसर्चर्स बहुत अच्छे से हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उनका काफी अच्छा संबंध होता है। राहु इज अ वेरी गुड स्पाई, सो दीज पीपल आर माइट बी देयर इन अ रॉ। पहले ही बताया कि मेटेरोलॉजिस्ट देखे गए हैं, बिकॉज डिस्ट्रक्शन के साथ और मौसम के साथ इनका काफी ज्यादा रुझान देखने को मिलता है। सो प्राइवेट डिटेक्टिव कहे गए हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये बहुत अच्छे होते हैं, सीबीआई और रॉ में भी होते हैं। परंतु अगर ये एफ्लिक्टेड है, पंचम भाव में बैठा जो भी ग्रह है, अगर आपको एजुकेशन की फील्ड में ला रहा है, या 10th हाउस में बैठा कोई भी ग्रह एजुकेशन की फील्ड या कर्म के साथ आपको कोरिलेट कर रहे हैं इन आर्द्रा नक्षत्र, और अगर ये एफ्लिक्टेड है तो ये एडिक्टेड हो जाते हैं अपनी फील्ड में। रिसर्चर आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एडिक्टिवनेस। और अगर अष्टम के साथ होता है तो माइट बी दे आर बीइंग फॉन्ड ऑफ डूइंग like smuggling type of a thing, or might be doing the business related to hard drinks and all. So ये देखा जाएगा कि
जो प्लैनेट है आर्द्रा नक्षत्र में बैठा, आर्द्रा की शक्तियों को लेते हुए, रुद्र की शक्तियों को लेते हुए, पुण्य की शक्तियों को लेते हुए यह किस तरह से दूसरे प्लैनेट्स के साथ भी एस्पेक्ट करता है। अगर अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होते हैं। आप जहां तक सोच नहीं पाते हैं वो उससे भी बढ़िया सोच के आपको कंक्लूजन निकाल के देते हैं, और वह देश काल पात्र के अनुसार बहुत अच्छी तरह से इम्प्लाई करके आप अपनी उस फील्ड में उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, आर्द्रा इज बीइंग कनेक्टेड टू रुद्र, और जो रुद्र हैं जैसे पुल्ले भी हैं, इनको मैंने कनेक्ट किया तो इनके आदि देवता जो भगवान भोलेनाथ तो हैं ही, परंतु अगर वह पशुपतिनाथ अगर हो सके, जो उनका एक मंदिर नेपाल में भी है, या पशुपतिनाथ की ही अगर आराधना करते हैं तो काफी हद तक इनका जो अध्यात्म की तरफ रुझान बनता है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली इनकी अपलिफ्टमेंट होती है। तो आज हमने यह जाना व्हाट एग्जैक्टली द आर्द्रा नक्षत्र, कौन सी राशि में आता है, कितने डिग्रीज का होता है, चरण जो अलग अलग हैं उनके विषय में मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, और राहु के बाकी जो नक्षत्र हैं उनका सिलसिला, प्लस राहु कौन कौन से हाउसेस में कैसा फल देता है, ट्रांजिट में कैसा फल देता है, इसकी वीडियोस आपके साथ बहुत जल्द ही शेयर करना आरंभ कर रही हूँ, और ये एक पूरी सीरीज आ रही है। आशा करती हूँ आपको आर्द्रा नक्षत्र के बारे में जानकारी मिली होगी। जस्ट चेक आउट कि आपका आर्द्रा नक्षत्र क्या चंद्रमा का है, सूर्य किस ग्रह का है, और क्या उसकी दशा चल रही है, और क्या वाकई आपके साथ ऐसा होता है जिन हाउसेस के बारे में मैंने कहा। अंत तक सुनने के लिए हृदय से आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम।